अस्सलामुअलैकुम। बेटा क्या हाल है? हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ एनएमआर के अंदर 16 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। तो आज आपके सामने 17 क्वेश्चन थे हमारा। बेटा हम इसे स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। देखें क्या बोलता है। Complete the table 9.1 to give the number of peaks in carbon 13 NMR spectrum. ठीक है, of each 5 isomers of C5H10O2 that has ester group. C5H10 के साथ उसने आपको 5 H10O2 के साथ आपने उसको 5 कंपाउंड्स दिए हुए, आइसोमर्स दिए हुए, और वो आपसे पूछ रहा है कि उसमें कार्बन्स बताओ कितने टाइप्स के हैं। तो मेरा ख्याल है हाथ के हाथ ही बता देते हैं। ए, बी, सी, डी और ई हो गया। ठीक है, ये हो गया 5। यहाँ आ जाओ। ए, बी, ये सी, ये डी और ये ई हो गया। 5 हो गए भी। ठीक है। अच्छा, एस्टर है बीच में, याद रखिएगा, गड़बड़ी मत कर दीजिएगा। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ CH2 CH3 हैं। इसको मैं फिर से बता दूं, ये देखिए बेटा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा इसमें। जैसे CH3, CH2, CO, CH2, CH3। तो O के साथ CH2 और CH3, और C डबल बॉन्ड O के साथ CH2 और CH3 अलग अलग इन्वायरमेंट में है। ठीक है, तो आप इन्हें 5 बोलेंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई बेटा। 5 हो गए दोबारा। तो 5 5 5 ही आ रहे हैं। आगे देखिए, इसको देखिएगा। ये अगर आपको मैं थोड़ा खोल के दिखाऊं इसको, ये यूं होगा, देखिए। CH3, CH3 होगा। उसके बाद होगा COO CH3। तो अब यहाँ देखें, ये हो गया ए, एक जैसे हैं बेटा। ये हो गया बी कार्बन, ये सी कार्बन और ये डी कार्बन, यानी ये 4 होंगे। इस स्ट्रक्चर को भी देख लीजिएगा बेटा। ये आखिरी वाले स्ट्रक्चर को यहाँ बना लूँ, जैसे CH3COOCH CH3 तो बेटा ए कार्बन, ये बी कार्बन, ये सी कार्बन और ये डी कार्बन, यानी ये 4 होंगे। तो राइट आंसर है 5 5 5 4 4 बेटा। आगे देखो क्या बोलता है। स्टेट द नंबर ऑफ पीक्स दैट वुड बी सीन इन प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ मीथाइल ब्यूटानोएट एंड नेम ऑल द स्प्लिटिंग्स। ओके, सारी स्प्लिटिंग्स को बताना है। पहले मैं मिथाइल ब्यूटानोएट को नीचे बना दूं, इधर ही यहीं पे बना देता हूं ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए बेटा। ये देखिएगा, CH3, CH2, CH2, COO, CH3। गौर से देखते जाइएगा। इसे कह रहा हूं ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी। चले बताएं ए की स्प्लिटिंग कितनी होगी। पहले तो डी का मतलब हो गया 4। ये टोटल कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। ठीक है, 4 टाइप के प्रोटॉन है। अब ए की स्प्लिटिंग क्या होगी चेक कीजिए। उसके एडजेसेंट वाले में कितने प्रोटॉन है? 2। तो इसका मतलब है ए वाली पीक स्प्लिट होगी ट्रिपलेट के अंदर। अब आ जाओ बी वाली पीक पे। भाई बी वाली की पीक कितने में स्प्लिट होगी? तो एक तरफ कार्बन के पास 2 प्रोटॉन है और एक तरफ 3 है, तो 2 और 3 कितने हो गए? 5। यानी पीक कितने में स्प्लिट होगी? 6 में। और अगर 4 से ज्यादा हो जाए तो हम उसे जनरली क्या कहते हैं? मल्टीप्लेट।
इस पे आ जाओ, सी पे। सी के एक तरफ तो कार्बन के पास प्रोटॉन ही नहीं है, दूसरी तरफ कार्बन के पास दो प्रोटॉन है, तो अगर एडजेसेंट कार्बन में दो प्रोटॉन होंगे तो पीक स्प्लिट होगी 3 में, यानी ये भी बनाएगा ट्रिपलेट। और बेटा इसके साथ एडजेसेंट में कार्बन ही नहीं है तो ये सिंगलेट बनाएगा। अब वो कह रहा है स्प्लिटिंग पैटर्न जितने हैं सब लिखो, तो लिख लो सिंगलेट, और क्या है, ट्रिपलेट, और मल्टीप्लेट बेटा, मल्टीप्लेट। तो ये हो जाएगा सिंगलेट, ट्रिपलेट और मल्टीप्लेट। तो सिंगलेट एक होगा, जस्ट वन, ट्रिपलेट दो होंगे बेटा, और मल्टीप्लेट एक होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आगे देख, D and E are both esters with the molecular formula C5H10O2. Their proton NMR spectra are shown this, D और E। ठीक है, अच्छा इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। ये जो पीक के ऊपर नंबर लिखे होते हैं ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा इसको कि कितने हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पीक के ऊपर 3 नजर आ रहा है, इसका मतलब है 3 प्रोटॉन। पीक के ऊपर 3 नजर आ रहा है मतलब 3 प्रोटॉन। पीक के ऊपर 2 नजर आ रहा है, 2 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन। अच्छा अब देखिए C5H10O2, इससे पहले भी देखो ये C5H10O2 ये रहा। ठीक है, और इसने हमें बोला है कि यहाँ इनमें से ही कोई होगा ना, इनमें से कोई ना कोई होगा, वो अब हमें नहीं मालूम। आसान तरीका है, फटाफट काम कर लेते हैं, ज़रा देखिएगा। सबसे पहली बात, ज़रा डी को गौर से देखिए बेटा। इस डी के अंदर टोटल कितने टाइप्स के प्रोटॉन है? 4। आप जब चेक कर लें सबसे पहले 4 प्रोटॉन किसके अंदर है, देखें। ठीक है, और आसान हो जाएगा। ए बी सी डी, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, अल्लाह सब में ही 4 4 हैं, मतलब इससे नहीं हो सकता। चलो खैर, तो मतलब तो करना पड़ेगा क्योंकि सब में 4 4 हैं। गौर से देखिए, मैं समझा चलो किसी में 4 नहीं होंगे, तो अब 4 4, ये वाला 4, ठीक है, और ये वाला 4 है। ठीक है, दोनों में 4 4 है। ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ये मैंने क्या किया, CH3 CH2। अच्छा हम उसमें कार्बन देख रहे थे, सॉरी, तभी मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर 5 5 क्यों लिखा हुआ है। 5 5 तो कार्बन के लिहाज से है। ठीक है, 5 5 किसके लिहाज से? कार्बन के लिहाज से। जबकि उसने क्या किया हुआ है, प्रोटॉन NMR दिया हुआ है ना, हाइड्रोजन के लिहाज से तो डिफरेंट होगा ना। अगर मैं आपको बोलूं इसमें कितने टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं, ये तो कार्बन की पीक है। ठीक है, ये कार्बन की पीक है। अब बेटा अगर मैं आपसे बोलूं इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, तो फिर तो आप 1 2 3 4, इसमें 4 टाइप्स के होंगे। इधर आ जाओ, 1 2 3 4, इसमें भी 4 टाइप हैं। 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं। 1 2 1 और 1 2 और 1 3, इसमें 3 टाइप्स के होंगे। ये हो जाएगा 1, ये तो पूरा 1 हो गया, ये 2, और ये इसमें भी 3 होंगे। ये प्रोटॉन्स हैं बेटा, प्रोटॉन्स की टाइप। उसने हमसे क्या पूछी थी? कार्बन की टाइप। हमने क्या निकाल ली? प्रोटॉन की टाइप्स। अब गौर से देखिए, उसने पहले वाले में 4 टाइप्स के प्रोटॉन दिए, तो इसका मतलब है इन तीनों में से कोई एक कंपाउंड होगा। ठीक है, अब वो क्या होगा, लेट्स सी, देखते हैं। दूसरे में देखिएगा, इसमें 3 टाइप के प्रोटॉन है। गौर से देखिए, 1 2 3, तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों में से कोई एक होगा ई, और इन तीनों में से कोई एक होगा डी। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि कोई शॉर्टकट निकालूं, लेकिन उसने ऑप्शंस इतने दिए हुए हैं कि बच्चे को थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? मतलब मैंने कहा चलो एक ही 4 का होगा निकाल लेंगे डायरेक्ट, एक ही 3 का होगा निकाल लेंगे, ऐसा है ही नहीं। चलो खैर, डी पे आते हैं ज़रा सबसे पहले। ओके, नंबर 1, सबसे पहले डी को ज़रा गौर से देखिएगा बेटा कि अब आप डी के अंदर आपके पास हैं ट्रिपलेट ट्रिपलेट और क्वार्टेट क्वार्टेट। ठीक है, ज़रा इसको देखिएगा, इस ए को गौर से देखिएगा,
इसके एडजेसेंट में दो प्रोटॉन है तो ये ट्रिपलेट में टूटेगा, ठीक है। इसके एडजेसेंट में दो प्रोटॉन है कार्बन के पास तो ये भी ट्रिपलेट में टूटेगा, तो ट्रिपलेट पीक ट्रिपलेट पीक। अब इस पे आ जाओ, CH2 को चेक करते हैं। CH2 के एडजेसेंट में CH3 है तो तीन प्रोटॉन का मतलब क्वार्टेट में टूटेगा और ये क्वार्टेट में टूटेगा। एक तो पहचान लिया, ये रहा, ये आ गया बेटा, सही है। अबे ये क्या हो गया, एक तो ये हो जाएगा दिस वन, ठीक है, ये हो जाएगा इथाइल प्रोपेनोएट। अब देखिए बेटा, पहचान लिया ना, CH3 CH2 COO CH2 CH3, एक तो पकड़ा गया, ABCD, ठीक है। अब आप देखें जो D है वो ट्रिपलेट में टूटेगा, जो C है वो क्वार्टेट में टूटेगा, जो B है वो भी क्वार्टेट में टूटेगा, और जो A है बेटा वो ट्रिपलेट में टूटेगा। तो ट्रिपलेट ट्रिपलेट क्वार्टेट क्वार्टेट, तो मोस्ट प्रोबेबली ये यही वाला कंपाउंड होएगा डी। पहचान लिया मैंने। अब आप देखो कितना आसान है भाई, दो ट्रिपलेट्स हैं आपके पास तो ये ट्रिपलेट एक इसकी हो गई, एक ट्रिपलेट इसकी हो गई, ठीक है, ये हो गया। अब एक क्वार्टेट, ये वाला क्वार्टेट इधर हो गया, और ये मोस्ट डी शील्डेड होगा इसलिए यहां लिख रहा हूं, इधर हो जाएगा, दैट्स इट। कैसे आराम से पहचान लिया, तो डी तो हो गया मेरा, ठीक है, ये हो गया मेरा डी। अब आते हैं ई पे। ई इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक है, और मैंने दोनों बनाए हुए हैं, चलो चेक करते हैं, जरा देखिएगा। ये हैं छः प्रोटॉन एक जैसे हैं, छः, और इनके एडजेसेंट के अंदर एक प्रोटॉन है कार्बन के पास, तो इसकी पीक टूटेगी डबलेट के अंदर, ये वाली मल्टीप्लेट हो जाएगी और ये वाली सिंगलेट होगी। तो डबलेट मल्टीप्लेट और सिंगलेट, डबलेट मल्टीप्लेट सिंगलेट, पहचान लिया, ये रहा, ये रहा कंपाउंड। अरे तो ये टेढ़ा पता नहीं क्यों जाता है भाई, ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, अपनी उसके लिए चेक कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं बेटा, यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, इसको देखिएगा, जो कंपाउंड हमारा है लास्ट वाला, ए बी और सी, सही है। इसमें भी तीन तरह के प्रोटॉन है ना, मैं इसे वापस कर लूँ, ज़रा देखिएगा बेटा, ये देखें, यहाँ देखिएगा बेटा, ये हो गया ए, ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी बेटा, ठीक है। तीन टाइप के ये भी हो गए। तो अब देखिएगा ए वाला कितने में टूटेगा, ये जो ए वाला है इसके एडजेसेंट में कार्बन के पास एक प्रोटॉन है बेटा, तो ये डबलेट होगा, इसके पास छः हैं, ये मल्टीप्लेट में होगा, इसके पास कोई कार्बन नहीं है, ये सिंगलेट होगा। तो दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे हैं। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा सही होएगा, उसे निकालना पड़ेगा। चलें चेक करते हैं, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। हमारे पास दे- ये रहा, ये तो कार्बन 13 है ना बेटा, प्रोटॉन NMR किधर गया, आगे हो सकता है, मे बी आगे चेक करूं। ये भी कार्बन 13 है। अब हमें दो में से किसी एक को डिसाइड करना है कि वो कौन सा वाला होएगा, ठीक है। हमने दो कंपाउंड्स लिए, पहला वाला कंपाउंड तो डन हो गया ना हमारा। पहला क्या था बेटा, पहले वाला लिख दूं मैं, सब्र करें, ये पहला वाला है
CH3 CH2 O O, ये हो गया पहला वाला। अब दूसरे वाले में हमें डाउट है, ठीक है, डाउट है। एक हो सकता है हमारा CH3, सही है, CH3 O O CH3, ये हो सकता है। और एक हमारा और हो सकता था, और कौन सा हो सकता था, ये वाला, देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH CH3, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ई है, कोई एक ई है। अब गौर से देखिए बेटा, अभी बात समझ में आ जाएगी आपको। यहाँ देखें, सिंगलेट की पीक से चेक कर लेते हैं, गौर से देखिए। अब अगर हम उसमें देख लेंगे क्या नाम है, डेटा बुकलेट से, तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको अपने शील्डिंग और डी शील्डिंग कॉन्सेप्ट से करवा देता हूँ, हो जाना चाहिए। कैसे, देखिए, इसकी पीक सिंगलेट होगी और इसकी पीक सिंगलेट होगी, बिल्कुल होगी। अब सवाल ये है, आप गौर से देखें बेटा, इन दोनों सिंगलेट्स के अंदर थोड़ा सा गौर और फिक्र किया जाए तो जो सबसे ज़्यादा दूर होगी, जो सबसे ज़्यादा लास्ट में होगी, वो यही वाली होगी ना। अच्छा, इसी तरह इसकी जो इसकी जो सिंगलेट वाली पीक है, वो इतनी दूर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें CH3 डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें CH3 डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ नहीं जुड़ा हुआ। एक बात। दूसरी बात, चेक करें बेटा, इसमें जो CH है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये वाली मल्टीप्लेट पीक इसकी होती, मतलब इस वाले कंपाउंड की होती, तो ये सिंगलेट के पास होती और करीब होती, या उससे और दूर होती, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास हो गई ना। अब चेक करें, CH वाली पीक दूर होनी चाहिए, यानी कि TMS से करीब होनी चाहिए, और 3H से दूर होनी चाहिए, तो बिल्कुल TMS से करीब है, क्योंकि ये शील्डेड वाले के पास है ज़्यादा। जबकि CH3 वाली डी शील्डेड वाली होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन के ज़्यादा करीब है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें ग्राफ के साथ, तो तुम्हें आपको समझ में आ जाएगा कि इस वाले कंपाउंड में CH3 से ज्यादा CH ज्यादा डी शील्डेड होना चाहिए था, एक बात। और इस वाले कंपाउंड में CH3 ज्यादा डी शील्डेड होना चाहिए, तो बेटा इसमें ज्यादा डी शील्डेड CH3 है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली द कंपाउंड इज दिस। तो आप चाहो तो डेटा बुकलेट से देख लो, वरना चाहो तो शील्डेड और डी शील्डेड से देख लो, ठीक है। तो इस केस में CH3 सबसे लास्ट में है, तो मुझे शक है कि ये वाला कंपाउंड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है और ये मोस्ट डी शील्डेड होना चाहिए। जबकि सेकंड वाले कंपाउंड के अंदर CH मोस्ट डी शील्डेड होना चाहिए था, यानी मल्टीप्लेट वाली पीक मोस्ट डी शील्डेड होनी चाहिए थी। तो पक्का पक्का द कंपाउंड इज दिस, यानी ये कंपाउंड ये वाला है। और अगर आप चाहो, इसे डेटा बुकलेट से कंफर्म कर लो, ठीक है, मर्जी है आपकी। वैसे तो मुझे यकीन है जो मैं कह रहा हूं वो सही ही होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैंने इसे कैसे पकड़ लिया, शील्डेड और डी शील्डेड से, मुझे पता है कौन सी चीज कहाँ जा रही है। द स्पेक्ट्रम ऑफ डी इंक्लूड्स अ क्वार्टेट एट 4.1, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्वार्टेट ऑन योर स्ट्रक्चर बाय लेबलिंग दीज प्रोटॉन्स लेटर एफ, बेटा। तो आपको क्वार्टेट बताना है इसके अंदर। क्वार्टेट ये रहा ना,
ये हो गया क्वार्टेट, ठीक है। और 1.4 पे बोला है इसने, 1 पॉइंट नहीं, 4.1 पे बोला है, तो मोस्ट डी शील्डेड हो गया, ठीक है। कहाँ बोला है? 4.1 पे बोला है, ठीक है। तो मैंने इसको एफ कर दिया। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर आपने इसको, इस वाले को क्यों नहीं किया, मतलब इसको एफ क्यों नहीं कहा। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर आपने इस वाले को एफ क्यों नहीं कहा, तो बेटा याद रखिएगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ डायरेक्ट नहीं लगा हुआ है। तो दोनों CH2 में से कौन सा CH2 ज़्यादा डीशील्डेड होगा? CH2O वाला, ये वाला 4.1 वाला, ठीक है। तो उसने 4.1 वाला ही पूछा हमसे, ये रहा, ठीक है। ये वाला होगा CH2O वाला, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। शील्डेड डी शील्डेड का ख्याल रखोगे तो ज़िंदगी में सुकून। एक्सप्लेन दिस पीक, तो ये हो जाएगा, एफ कर दिया मैंने बेटा। और एक्सप्लेन द पीक स्प्लिट इनटू क्वार्टेट क्यों हुआ है, तो बिकॉज adjacent carbon has 3 protons। 3 प्रोटॉन की वजह से बेटा वो स्पीक्स किस में स्प्लिट हुआ बेटा? क्वार्टेट के अंदर। द स्पेक्ट्रम ऑफ ई हैज डबलेट 1.1। ओके, आइडेंटिफाई द प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस और एक्सप्लेन योर स्ट्रक्चर लेबलिंग द जी। तो बहुत आसान है बेटा, ये देखें, इसमें डबलेट इसकी होंगी ना, ये जो ये वाली और ये वाली, इन्हें जी लिख दो, ठीक है। ये हो गया, डबलेट में टूटेंगे क्यों? क्योंकि एडजेसेंट में कितने हैं बेटा? एक कार्बन के पास एक प्रोटॉन है। तो आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद आप बोलेंगे बिकॉज the adjacent carbon has 1 प्रोटॉन। इसीलिए आपकी पीक कितने में टूटी है? डबलेट में टूटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आता हूं बेटा। अब वो आपसे कह रहा है when answering this question, when answering this question it should be assumed that together all the hydrogen atom in benzene ring result in a single unsplit 7.2। यानी वो कह रहा है जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बेंजीन को एज अ फंक्शनल ग्रुप लो और बस एक सिंगलेट उसकी शो करो 7.2 के करीब, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ 5 आइसोमेरिक कीटोन्स आर देयर, ठीक है। ओके, अब वो आपसे क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई ऑल द कायरल कार्बन एटम्स ऑन द स्ट्रक्चर अबव, लेबल ईच कार्बन एटम विद एन स्टेरिक। कार्बन का मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं ये पी को बनाऊं, थोड़ा तमीज से बना दूं, C6H5, ये बेंजीन रिंग हो गया, O CH3 ये हो गया P। उसके बाद Q पे आ जाता हूं बेटा, C6H5 बेंजीन रिंग हो गया, मोनो सब्सटीट्यूटेड है बेटा, CO, फिर उसके बाद CH2 और CH3 हो गया। Q हो गया बेटा। R की तरफ आता हूं, R को बना लेता हूं C6H5 CH2 CO CH2 CH3, ये हो गया R। उसके बाद S को बना लेता हूं C6H5, आई होप आपको नजर आ रहा हो ये, CH2 CH3, ठीक है। उसके बाद T यहीं बना लेता हूं C6H5 CH3 CH3, ये हो गया। ये मैंने सारे एरोमेटिक कीटोन्स बना दिए। अब वो कह रहा है स्टेरिक बनाओ जो तुम्हें कायरल नजर आ रहा है, तो जो मुझे नजर आ रहा है कायरल वो तो ये नजर आ रहा है, दैट्स इट। हाँ, तो आई होप
बात समझ में आ गई होगी। ये जो टी है उसमें जो है वो कायरल नजर आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। द प्रोटॉन स्पेक्ट्रम ऑफ वन ऑफ द फाइव आइसोमर इज फिगर 8.1। एक कोई एक है इसमें से। अच्छा, हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखो ये तो बेंजीन है, याद रखिएगा, ठीक है, उसने खुद ही बोल दिया है। अब बेंजीन के अलावा तीन टाइप के प्रोटॉन्स, जरा गौर से देखिएगा। ए, ए, बी। बेंजीन के अलावा दो टाइप के प्रोटॉन है। बेंजीन के अलावा ए, बी, सी तीन टाइप के प्रोटॉन है। बेंजीन के अलावा ए, बी और सी तीन टाइप के प्रोटॉन है। बेंजीन के अलावा ए, बी, सी तीन टाइप के प्रोटॉन है। बेंजीन के अलावा ए, बी और सी तीन टाइप के प्रोटॉन, यानी कि कुछ नहीं कर सकते आप। चलो आओ स्प्लिटिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। लिसन टू मी। यहां देखिए बेटा, इसमें सिर्फ बी से एक खास पॉइंट समझा देता हूं। बी को चेक कीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ बी की पीक कितने में स्प्लिट होगी, तो आप कहेंगे सर मल्टीप्लेट के अंदर। चेक करते जाना, ठीक है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, आगे देखिएगा। अब आगे देखिए भाई, इसमें बी की पीक कितने में स्प्लिट होगी, बी की मल्टीप्लेट। क्यों? एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH2 है, तो पांच हो गए, पांच का मतलब मल्टीप्लेट हो गई। सिर्फ चेक करते जाओ, बाकी सब छोड़ो, सही सुकून आ जाएगा। और देखिएगा यहां आ जाओ, और किधर था? इसमें तीन है, चार होगा, क्वार्टेट होगा, ठीक है। अच्छा ये दो तो हट गए। अच्छा दो क्यों हटा दिए मैंने, पी और क्यू इसलिए हटा दिए कि इसमें कहीं पे मल्टीप्लेट नहीं है। तो दो ऐसे हैं जिनमें मल्टीप्लेट था, हटा दिया। अब चलते हैं बाकी तीन की तरफ, देखें कैसे आराम से पहचान लेंगे, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें सी की पीक की स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगी। एडजेसेंट में दो हैं तो ट्रिपलेट। बी का स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा, साथ में तीन प्रोटॉन है तो क्वार्टेट। और ए का स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा, सिंगलेट। ट्रिपलेट, क्वार्टेट, सिंगलेट। आप चेक करें, ट्रिपलेट क्वार्टेट सिंगलेट है, इसका मतलब ये हुआ आर के चांसेस हैं। आगे चलो नेक्स्ट देखो, एस पे आ जाओ। सी वाले को चेक करो, सिंगलेट में टूटेगा। जरा बी वाले को चेक करो, ट्रिपलेट में टूटेगा। ए वाले को चेक करो, तो बेंजीन में जहां लगा हुआ है वहां एच नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो CH2 को चेक करो बेटा, ट्रिपलेट में टूटेगा क्योंकि एडजेसेंट में कौन सा है। तो क्या आया, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, सिंगलेट। अब देखो P नहीं हुआ, Q नहीं हुआ, S भी नहीं हुआ, हो गया। आ जाओ जरा T के ऊपर। आर, आर पे तो बैठ रहा है, अब जरा टी पे आते हैं, देखिए चेक करें। जरा बी को बोलें कितने में स्प्लिट होगा, आप कहेंगे सिंगलेट, क्योंकि एडजेसेंट में कार्बन के पास प्रोटॉन नहीं है। आ जाओ जरा बताओ ए कितने में टूटेगा, तो आप कहेंगे डबलेट। क्यों? एडजेसेंट कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है, एक। इसमें डबलेट की कोई पीक ही नहीं है, तो टी भी गया। कंफर्म्ड किसका स्ट्रक्चर हो गया, कितनी मर्तबा मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको स्प्लिटिंग पैटर्न और टाइप समझ में आ जाए ना, आप NMR में छा जाएंगे। और अगर कभी तुम्हें तुम्हारा एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा तो वो मोस्टली शील्डेड और डी शील्डेड वाले कॉन्सेप्ट से करता है। वो भी अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे कि कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ हो प्रोटॉन आपका, या कार्बन जुड़ा हुआ हो, तो वो मोस्ट डी शील्डेड होगा, ठीक है। और वो TMS से उतना ज्यादा दूर होगा। तो हो गया हमारे पास, दिस इज द आर बेटा, 100% इज आर। ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, ये आर हो जाएगा।
हो गया जिंदगी में सुकून। अब ये मैंने आर बनाया, मैं इधर यहाँ की तरह खुल के बना देता हूँ इसको। ये देखिए C6H5 कंफर्म हो गया है। CH2 CO CH2 और CH3 कंफर्म हो चुका है सब। आ जाए बेटा, कौन सी चीज कहाँ है आप पहचान लेते हैं। ये हो गया बेंजीन रिंग, हो गया। और सिंगलेट, ये हो जाएगा सिंगलेट, ठीक है। ये वाला होगा क्वार्टेट, साथ में 3 है। और ये हो जाएगा ट्रिपलेट, साथ में 2 है। हो गया सब कुछ, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जिंदगी में सुकून। आज कहता है आइडेंटिफाई विच ऑफ कंपाउंड पी क्यू आर दिस गिवन, ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला and the compound you have identified and give the proton responsible for the peak 3.7, 2.5, 1 and बकवास बात। तो सब तो हमने कर लिया। अब डिस्प्लेड पता नहीं क्यों बोल रहा है, आई डोंट नो। मतलब कोई ओ लेवल के बच्चे हैं क्या? डिस्प्लेड बनाओ, खींचो खींचो खींचो, ये ले भाई दे दें। बदतमीजी है, हम नहीं खेल रहे भाई, ठीक है। आइडेंटिफाई करो, तो आइडेंटिफाई कर चुके हैं हम लोग ना। ये 1 पॉइंट समथिंग पे, 1.0 पे है, ये 1.0 हो गया केमिकल शिफ्ट। और ये हो गया 2.5 पे, ये 2.5 वाले हो गए। और ये हो गया 3 पॉइंट समथिंग, 3.7 वाले हो गए। और ये 7.2 वाले हो गए। सब आइडेंटिफाई हो गए। नेम द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ द पीक एट 3.7। स्प्लिटिंग पैटर्न 3.7 पे क्या था? 3.7 पे बेटा सिंगलेट, ठीक है। और एक्सप्लेन द रीजन में क्या लिखोगे बेटा? एडजेसेंट कार्बन एटम हैव, नो प्रोटॉन, ठीक है। नो प्रोटॉन ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, हो गया। चूज फ्रॉम PQRST, आइडेंटिफाई टू कंपाउंड दैट ईच हैव अ डबलेट पीक इन द प्रोटॉन। PQR, मैंने डबलेट में पता नहीं कहीं लिखा था, नहीं लिखा। ये रहा, इसमें डबलेट होती है, ये रही। किसमें डबलेट है? आई थिंक डबलेट सिर्फ एक ही में, और कहीं पर डबलेट है चेक कर। एक डबलेट ही आ गई, किसी और में मैंने डबलेट नहीं लिखी। सिर्फ एक ही है, पी, ठीक है। द टू कंपाउंड दैट ईच हैव अ डबलेट पीक इन द प्रोटॉन। तो ये ऐसा क्यों कह रहा है? पी तो एक हो गया, एक और भी है जिसमें डबलेट है। पी तो हो गया है ना? नहीं, पी था, मैंने टी लिखा है, पी लिखा है। पी में डबलेट है, अच्छा पी में भी डबलेट है, सॉरी। हाँ ना, ये डबलेट वाले हैं ना, ये ए वाले, ओके। इनके एडजेसेंट में एक है ना, तो ये डबलेट वाला होगा। तो कितने हो गए? एक पी हो गया और एक टी हो गया, सॉरी, ठीक है। पी और टी के अंदर डबलेट होगा, कैसे? ये CH3 CH से जुड़े हुए हैं, तो एडजेसेंट में एक प्रोटॉन है, तो दो होगा, सही बोल रहा है वो। पी और टी होगा, ठीक है। द कंपाउंड विद ओनली 3 पीक्स इन द प्रोटॉन, 3 पीक्स यानी कि 3 टाइप के प्रोटॉन। तो ABCP, ये एक बेंजीन का और दो उसके साथ वाले, सही। तो ए, ये बी और ये वाला सी, तो 3 टाइप के हो गए, यानी कि पी। अगेन मैं किसे कह रहा हूँ बेटा? पी को कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, सजेस्ट अ सुटेबल सॉल्वेंट दैट शुड बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग द स्पेक्ट्रम। तो CTCl3। The proton NMR spectrum of the T is compared with the presence of D2O in the absence of D2O, ठीक है। Describe any difference, no difference, कोई difference नहीं होगा। difference इसलिए नहीं होगा बेटा कि
जो लिबाइल प्रोटॉन्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, अल्कोहल्स, अमाइड्स, इन तरह के, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ प्रोटॉन जुड़े हुए होते हैं उन्हें रिप्लेस करते हैं, उन फंक्शनल ग्रुप के प्रोटॉन को रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं जिसके प्रोटॉन्स वगैरह हो, मतलब जिसके अंदर प्रोटॉन्स। तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर का प्रोटॉन कोई नहीं है, ठीक है। तो आप बोलेंगे नो चेंज, ठीक है, याद रखिएगा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज नो रिप्लेसिबल प्रोटॉन्स, कोई रिप्लेसिबल प्रोटॉन्स है ही नहीं। तो क्या करें, एफ पे आ जाओ। ओके, कंप्लीट द टेबल 8.1 बिलो टू गिव द नंबर ऑफ पीक्स इन दिस। का भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है, गॉड। अच्छा, इसने मार्क्स भी नहीं लिखे हुए इसके, बट बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है भाई। अच्छा नहीं, यहां तक है, सॉरी। Okay, correct. Complete the table 8.1 below to give the number of peaks in the carbon 13 NMR spectrum of the each compound. बेटा ये लो, फटाफट कर दूं, अब तो बच्चों वाला होगा तुम्हारे लिए। कार्बन निकालने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें हो गए 6 टाइप के कार्बन, ठीक है। यहां आ जाओ, 1, 2, 3, ए बी सी, ए बी सी डी, 4 और ई 5। ये हो गए 5। इधर आ जाओ, ए बी सी डी, 4 टाइप के हो गए बेटा। ए दोनों एक जैसे हैं, ये हो गए बी एक जैसे हैं, और ये सब एक जैसे, सी 3 हो गए बेटा। तो 6, 5, 4, 3 सिंपल सा आंसर, ठीक है। आई होप इसमें आप टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और फटाफट काम कर लेंगे। नेक्स्ट से देखिए, बेंजीन कैन बी यूज टू मेक बेंजोइक एसिड इन द 2 स्टेप प्रोसेस शोन इन फिगर 7.1। स्टेप 1 में आपने क्या किया होगा, CH3Cl को AlCl3 के साथ रिएक्ट कराया होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज किया होगा, तो एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिफ्लक्स कर दिया होगा, ठीक है। साइड अल्काइल चेन किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। क्या बोलता है आगे, गिव द रिएजेंट एंड कंडीशंस। ओ, तो आपने लिखा CH3Cl प्लस AlCl3 और एसिडिफाइड KMnO4 के साथ क्या कर दो बेटा, इसको रिफ्लक्स, अल्कलाइन भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे देखिएगा। अच्छा, अब दे दिया उसने कार्बन 13 का। ओके, अब वो आपसे कह रहा है यूज द टेबल 7.1 टू कंप्लीट द 2 sentences टू सजेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज 2 स्पेक्ट्रा। द कार्बन 13 स्पेक्ट्रम ऑफ मीथाइल बेंजीन, कार्बन 13 स्पेक्ट्रम ऑफ मीथाइल बेंजीन। बेटा मीथाइल बेंजीन ये रहा, ये रहा। ये देखें, ठीक है। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी, डी और ई, 5 टाइप के कार्बन है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, कहता है यूज द 7 कंप्लीट सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है कार्बन 13 में। डैश पीक इन द केमिकल शिफ्ट रेंज ऑफ दिस, और इससे सही है। टोटल कितनी पीक्स हैं, 5, ठीक है। इसमें कितनी पीक्स हैं, 5। अब वो मिथाइल बेंजीन ये रहा, बेंजोइक एसिड, ईच है 5 डिफरेंट पीक्स, ठीक है। 5 पीक्स है, उन 5 पीक्स को कैटेगराइज किया किस किस रेंज में मिलेंगी। तो बेंजीन वाली कहाँ है, बेंजीन वाली ये रही। अब आप देखो, 4 कार्बन बेंजीन रिंग के अंदर है, ठीक है। तो वो इस रेंज में शिफ्ट देंगे 110 और 160, और एक जो कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, एराइल बेंजीन रिंग के साथ, ये रहा बेटा कार्बन एराइल के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप कहेंगे 4 कार्बन की पीक्स
आपको मिलेंगी 110 और 160 में, और एक कार्बन की पीक आपको मिलेगी 25 से 50 की रेंज में। तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। टोटल कितनी पीक्स हैं? 5 डिफरेंट पीक्स हैं, राइट। और हमने निकाल भी ली 5 ही हैं। और ना देता तो एहसान नहीं किया, मैं आपको पहले बता रहा हूं। अगर उसने आपको 5 पीक्स बता के एहसान कर दिया, जी नहीं हमें पता है, ना बताओ हमें वैसे भी पता है, ठीक है। तो 5 पीक्स हैं, ठीक है। उनमें से 4 पीक्स रिंग के अंदर हैं, तो उनकी केमिकल शिफ्ट की रेंज 110 से इसमें आएगी। अब आते हैं दूसरी बात, बेंजोइक एसिड। देखो मैंने कहा ना, ना भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम खुद निकाल सकते हैं। ये देखो, यही तो समझा रहा हूं इतनी देर से आपको, खुद से वर्किंग कर सकते हैं। ना लें एग्जामिनर का एहसान बाबू। ये आ गया बेंजीन। ये देखो, नहीं बताता, सपोज करो मत बता, मैं तो देखता भी नहीं हूं वो बोल क्या रहा है, हम खुद कर लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ठीक है। इसके लिए भी वही स्टेटमेंट लिखना है। 5 टाइप के प्रोटॉन है तो बेटा, वो 5 टाइप के कार्बन है तो लिख लो। 4 उसमें से उसी रेंज में होंगे बेंजीन रिंग वाले में, तो 110 और 160 सही है बेंजोइक एसिड के लिए। और बेटा एक कार्बोक्सिलिक वाला ढूंढो, किधर है कार्बोक्सिलिक, किधर है बेटा, ये रहा कार्बोक्सिलिक। 160 से लेकर के 185 तक होएगा। तो आपने लिखा एक कार्बन की रेंज मिलेगी 160 से लेकर के 185। हो गया, डन हो गया। क्वेश्चन है खत्म। हाँ, छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जा। कहता है 1,2-डाइइथाइल बेंजीन इज कैन बी ऑक्सीडाइज टू 1,2-डाई। बिल्कुल सही कह रहा है। ये देखो, साइड अल्काइल चेन को आप ऑक्सीडाइज कर दें बेटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद क्या बोलता है ये, स्टेट द रिएजेंट एंड कंडीशन यूज्ड फॉर दिस रिएक्शन। आप इस रिएक्शन के लिए कंडीशंस बताएं। तो क्या बोलेंगे आप, ये किस में होगा, आप लिखेंगे हॉट एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिफ्लक्स कर दें, ठीक है। अल्कलाइन भी लिख सकते हैं, एसिडिफाइड दोनों लिख सकते हैं। कंप्लीट द ओवरऑल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यूज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मिंग द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O। हो, तो बेटा पहले इसका फॉर्मूला देख लो, कितने कार्बन है, C6 और 2, C8 हो जाएगा, राइट। C8, C8 हो गया, ठीक है कार्बन। और हाइड्रोजन देखो कितने हैं, बेंजीन में 2 जगह सब्स्टिट्यूशन हुई है, तो 2H वहां से हटा लो, 4 4 और 3 और 3 6, तो ये हो गए CH CH CH, ठीक है। 6 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो 10 डाई इथाइल बेंजीन है, सॉरी मैं मिथाइल देख रहा हूँ, ठीक है। डाई इथाइल, इसका मतलब है ये होगा C2H5। यो 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 सी, अबे यार रिजवान, क्या करता है तू। ये हो जाएगा बेटा C2H5, सही है, C2H5 डाई इथाइल बेंजीन। तो मैं जल्दी में मिथाइल पड़ गया इसको, लेकिन बात वो ये मिथाइल होता तो भी यही बनता, तभी तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। चलो ठीक है, ये हो गया बेटा 10, ये हो गए 4, तो 4 हाइड्रोजन है बेंजीन में, और 5 और 5 10 हैं, तो 10 और 4 14, 14। C8 नहीं तो C10 हो जाएगा ना, 2 कार्बन है ना बेटा। C10 हो गया, 6 रिंग के हैं, 2 और 2 4 हो गए, तो 6 और 4 10, और H हो जाएंगे 10 और 4 14, और ठीक है, ये हो गया C10H14। आपने इसको जला दिया। अब ये क्या बना रहा है बेटा, C6H4COOH। अबे यार, अजीब सा है ना ये, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, अगर इसको आसानी के लिए लिखते हैं तो ये हो जाएगा C8H, 2 और 4 H6 हो जाएगा, ठीक है। H6
और O4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बस हो गया ज़िंदगी में सुकून। साथ में क्या बनेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या बनेगा बेटा? वाटर। कितने कार्बन कम हो गए? तो आप कहेंगे सर 2 कार्बन कम हो गए। सही है, कितने कार्बन कम हो गए? 2। अब आप चेक करें हाइड्रोजन कितने कम हुए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन 14 थे, यहाँ पे 6 बच गए। ठीक है, बट ऑक्सीजन भी तो देखें, 2 दूनी 4 और 6 14 यानी कि 14 में से कितने निकालूं? 14 माइनस 6 8। 8, तो 8 का मतलब हो गया 4 2 ज़ा 8 हो गए। अब हम लोग ऑक्सीजन देख लेते हैं कितने हो गए। 4 1 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4। 4 और 4 8 8 और 4 12 12 हैं प्रोडक्ट साइड पे। नाउ रिएक्टेंट साइड पर अगर हम 12 लगा दें ऐसे तो बैलेंस हो जाएगा। टाइम जाएगी इसने मेरा, क्यों? कि हम एनएमआर कर रहे हैं बीच में, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ये वही बैलेंसिंग रेडॉक्स इक्वेशन को ऑक्सीजन के साथ आप बैलेंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा कार्बन होते हैं अल्काइल ग्रुप के, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ पीक्स इन द कार्बन 13 बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड। देखो बेटा, कार्बन 13 बोल रहा है, तो ये हो गया 1, ये दोनों हो गए 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो टोटल कितने टाइप्स के हो गए? 4 टाइप्स के प्रोटॉन। ठीक है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4 टाइप के 1,2 डाइओइक एसिड। सही है, हो गया। द प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल बेंजीन इन CdCl2 एंड बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड। सही, ये प्रोटॉन एनएमआर। ठीक है, इथाइल बेंजीन। लुक एट हियर बेटा, मैं इसको यहीं बना दूं ताकि बात समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि बेंजीन एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर हो रहा है तो उसे सिंगलेट दिखाते हैं, और ये अराउंड 7.2 पे होती है। तो ये वाली पीक तो ये हो गई, ये तो ये हो गई। ठीक है, अब आ जाओ आप इसको A, इसको B और इस पूरे को C के। तो एक ही पीक कितने में स्प्लिट होगी? एडजेसेंट कार्बन के पास 2 प्रोटॉन है तो 3 में स्प्लिट होगी, तो ये हो गया आपका ट्रिपलेट। अब बताओ बी वाली, बेंजीन के साथ जहां जुड़ा हुआ है वहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो बेटा एडजेसेंट कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है? 3। तो 3 है तो टूटेगी कितने में? 4 में। तो क्वार्टेट बनेगी, क्वार्टेट। हो गया इथाइल बेंजीन। आगे आ जा, ये हो गया 1,2 डाइओइक। ये देखिए बेटा, प्रोटॉन एनएमआर। ठीक है, हो गया। सबसे पहली बात तो ये बेटा, देखो ये एक ये बेंजोइक एसिड का हो गया। ये सबसे ज्यादा जाहिर बात है, मोस्टली ये वाले ए और ये पूरा बी हो गया, 2 टाइप के हैं। सही है, तो 7.2 पे तो बेंजीन होता है, राइट? पता है ना आपको बेंजीन कहाँ होता है? 7.2 पे। तो ये उसने खुद ही बोल दिया था तुम्हें, तकरीबन इतना होता है। इसका मतलब है इस कार्बोक्सिलिक की जो पीक है, जो ए टाइप के प्रोटॉन है, ये वाली पीक ये रिप्रेजेंट कर रही है। हो गया काम। अब आपसे पूछता है क्या? एक्सप्लेन द यूज ऑफ CdCl3 इंस्टेड ऑफ CHCl3 एज द सॉल्वेंट। अच्छा, आपने CdCl3 यूज किया, CHCl3 यूज क्यों नहीं करा? तो बेटा ड्यूटेरियम इज प्रोटॉन NMR इनएक्टिव। ड्यूटेरियम इज प्रोटॉन NMR इनएक्टिव। ठीक है, will not interfere। आगे आ जाओ। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस शोन बाय द स्पेक्ट्रम इन 6.1 एंड कंप्लीट टेबल 6.1। सब्सटेंस, पहले सब्सटेंस बताओ। 6.1 का सब्सटेंस कौन सा है? ये 6.1 है, ये रहा। तो 6.1 वाला सब्सटेंस हो गया बेंज 1,2 डाइओइक एसिड। बेंज 1,2 डाइओइक एसिड बेटा। आगे देखो, अब उसके बाद बोल रहा है नेम और स्प्लिटिंग पैटर्न बताओ।
6.1 है ना? आई एम सॉरी, एक्चुअली ये मिस प्रिंट है। मिस प्रिंट ऐसे है कि ये 6.1 ऊपर वाले का है और ये जो 6.2 है ये इस वाले का है। मैं देखो ना, मैं समझा ये 6.1 नीचे वाले का है, ऐसा नहीं है। आप भी यकीनन मिस्टेक कर गए होंगे इसके अंदर अगर आपने खुद से सॉल्व किया होगा। हाँ ना, वो समझ ही नहीं आ रहा, ऊपर 6.1 नीचे लिखा, नीचे 6.2, तो 6.1 ऊपर वाले के लिए, इस वाले के लिए, ठीक है, इथाइल बेंजीन के लिए। तो आपने ये गलत लिखा, आप इसको लिखेंगे। वो इसलिए पहचाना कि 3 टाइप कहाँ से होगा, इसमें तो 2 है ना, तो अलग अलग चीज़ है इसमें, वो कहाँ से कहाँ आ गया। तो ये आइए बेटा ज़रा हम लोग सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये था इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन हो गया। अच्छा, 1.2 पे स्प्लिटिंग पैटर्न बताओ। तो इसमें तो 1.2 पे स्प्लिटिंग पैटर्न ही नहीं है ना, ये रहा स्प्लिटिंग पैटर्न 1.2 पे है, ट्रिपलेट बेटा, ट्रिपलेट। ग्रुप रिस्पॉन्सिबल कौन सा है इसके लिए? CH3। एक्सप्लेनिंग द पैटर्न तो क्या बोलेंगे? adjacent carbon has 2 protons। ठीक है, या नेबरिंग कार्बन एट हैव 2 प्रोटॉन्स। उसके बाद पीक 2.6 पे देखिए कहाँ है, 2.6 ये रही, ये बेटा ये रही 2.6, क्वार्टेट बोलेंगे इसको। और ये किसके लिए क्यों है? क्योंकि ये CH2 के साथ, CH2 वाली पीक स्प्लिट हुई है ना, क्योंकि साथ में कौन है? CH3। तो एडजेसेंट है, एडजेसेंट कार्बन है 3 प्रोटॉन्स। ये हो गया बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, 6.2, इसको बोल रहा है, ठीक है, दिस इज 6.2। तो ये हो गया 1,2 बेंज, 1,2 1,2 डाइओइक एसिड। आ जाओ 7.8 पे, जो पीक आ रही है 7.8 है, 7.8 पे कब पीक है? 6.2, हाँ ये रही ना, 6 हो गया तो 7.8 तकरीबन ये रही। तो ये वाली पीक तो बेटा वही बेंजीन वाली पीक है। तो आप उसे एराइल बोल सकते हो, या बेंजीन बोल सकते हो, या फिर जो भी वटेवर, ठीक है। तो जैसा बेंजीन, मेरा ख्याल है बेंजीन बोलो, ठीक है, तो ये बोलेंगे बेंजीन, ये बेंजीन की पीक हो गई। और पीक 13.1 पे आप क्या बोलेंगे बेटा इसको? COOH पे, ठीक है। तो एक को बेंजीन के दिया, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ क्या है? COOH जुड़ा हुआ है, बस दैट्स इट, ठीक है। when D2O is used as a solvent, the spectrum obtained is different from the spectrum 6.2। ओके, यानी जब आप इस स्पेक्ट्रम में D2O डालेंगे तो बेटा ये वाली पीक डिसअपियर हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक वाली, लेबाइल प्रोटॉन है ना, तो डिफरेंट होगी। तो अभी क्या बोलेगा? डिस्क्राइब दिस डिफरेंस। तो COOH पीक विल डिसअपियर, ठीक है, will disappear because of replaceable proton। बात खत्म हुई। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट टेबल 8.1 टू डिस्क्राइब द पीक सीन इन द प्रोटॉन स्पेक्ट्रम। चलो तो आसान है, पहले मैं इसे कहीं बना लूं। ये क्या है? HO। पहले अपनी वर्किंग किया करो ना, फिर उसके बाद आसान हो जाता है। CH NH2 COH, ठीक है। अब तो अपनी पहले वर्किंग कर लें इसको, तो ताकि आसान हो जाए हमारे लिए, ठीक है। ये हो जाएगा A, ये होगा B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E बेटा। 5 टाइप के कार्बन नजर आ रहे हैं, तो 5 पीक्स होनी चाहिए। तो
उसके बाद इसने बोला है कंप्लीट द टेबल 8.1 डिस्क्राइब द पीक सीन इन द प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ दिस डिसॉल्व इन D2O। ओ D2O, तो बेटा D2O में डालेगा तो बेटा ये और ये तो डिसअपियर हो जाएंगे, तो CH2 और CH ओनली बस ये दो बचेंगे। एक आपका CH2 बचेगा और एक आपका CH बचेगा, दैट्स इट, क्योंकि ये भी रिप्लेसेबल है। सही है, ये भी रिप्लेसेबल है और ये भी रिप्लेसेबल है, तीनों रिप्लेसेबल हैं, तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। तो अब ये क्या बोल रहा है, ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक, नेम द स्प्लिटिंग पैटर्न, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैटर्न। कुछ गड़बड़ की है इसने। अभी इतने सारे ग्रुप रिस्पॉन्सिबल सिर्फ दो ही तो हैं, तो मतलब कहाँ से होएगा ये। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में समथिंग इज मिसिंग। 1 2 3 4 5, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो 8.1 है, यूज एज मेनी रोज एज 8.1, नीड टू लीव द अदर रो ब्लैंक। ओह चलो ठीक है। ग्रुप रिस्पॉन्सिबल मैं सबसे पहले इसकी बात कर दूं, एक एक करके कर लेते हैं। ए सबसे पहले, नहीं CH2 को कर लेते हैं, CH2 ग्रुप रिस्पॉन्सिबल CH2। मुझे लग रहा है ये इनकम्प्लीट है, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें कुछ कुछ मिसिंग है, कोई चीज़ होगी जो उसमें मिसिंग की है। आई डोंट नो बट लेट्स सी, चलो चेक कर लेते हैं। ये अपनी जितना खुद सॉल्व कर सकते हैं वो कर लेते हैं। जैसे CH2 है बेटा, इसके एडजेसेंट में एक कार्बन है एक प्रोटॉन है सी के पास, सही है। तो इसका मतलब है ये टूटेगा डबलेट में, और इसके एडजेसेंट में एक कार्बन का दो है तो ये ट्रिपलेट में टूटेगा, कार्बन के पास दो हैं तो एक डबलेट होगी, ये हो गई CH2 वाली होगी डबलेट, और CH वाली हो जाएगी ट्रिपलेट। सही है, एक्सप्लेनेशन क्या होगा, क्योंकि एडजेसेंट हैज वन प्रोटॉन, और इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी एडजेसेंट हैज टू प्रोटॉन्स, ठीक है। और ये हो गया ट्रिपलेट और उसका दिस, बाकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। मुझे जो इसने लिखा है अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास सिर्फ दो पीक्स आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा D2O के अंदर अगर आप डिसॉल्व करेंगे तो ये उसने वैसे ही दिए हैं, और अगर इसके पीछे कुछ और है तो वो डेफिनेटली होगा। 5 पीक्स की बात कर रहा है तो अलग बात है, वरना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आखिरी बात पे आते हैं। कहता है प्रोलाइन इज नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड, द स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ लाइन इज दिस, सही है। उसके बाद वो कह रहा है स्टेट द नंबर ऑफ पीक्स इन द कार्बन 13 NMR। ओके, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ये देखें, लेट्स सी, चेक करते हैं कितने टाइप के कार्बन है इसके अंदर। ये देखो COOH, C C C C, और यहाँ N है बेटा, ठीक है। यहाँ लगा हुआ है H। तो ये सब अलग अलग कार्बन ही है, और से देखिए 1 2 3 4 5, तो ये हो गया A, ये हो गया B, सब अलग अलग है, ठीक है। ये हो जाएगा C, ये D और ये E, क्योंकि हर तरफ से अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम करीब है। तो टोटल नंबर ऑफ पीक्स ऑफ कार्बन 13, तो बेटा 5 हो जाएगा, खत्म। इसके साथ ही हमारी NMR की डिस्कशन शीट एंड होगी बेटा। आई होप मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इस लास्ट क्वेश्चन में जो उसने वो कंपैटिबल नहीं आ रहा उसकी वर्डिंग और उसके जो दिया है उससे, और उसने D2O में पूछा है, तो D2O के अंदर डेफिनेटली दो ही पीक्स बनेंगी, CH2 और CH की। बगैर उसके पूछता तो 5 होती। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।